नमस्कार दोस्तों। इंडिया गठबंधन मुंबई की मीटिंग के बाद एक चीज जाहिर कर दिया कि हम अभी भी एकजुट हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है, यह काम हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को कई टक्कर मिलने वाली है। जी हाँ, 2019 के चुनाव में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आपस में ही लड़ती रह गईं, ऐसे में फायदा मिला नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार 303 सीट के साथ बीजेपी अकेले ही बहुमत से काफी ऊपर हो चुकी थी और एक तरीके से 2019 का चुनाव उनके लिए वॉकओवर था। 2022 तक भी ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को वॉकओवर ही मिलेगा 2024 के चुनाव में, लेकिन तभी जनवरी में शुरू होती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। शुरुआत में इस यात्रा को हर किसी ने खारिज किया। कोई भी यह नहीं जानता था कि यात्रा कहां पर पहुंचेगी। हर कोई एक ही बात कह रहा था कि राहुल गांधी इतनी बार लॉन्च हुए हैं पर अभी तक वह सही से लॉन्च नहीं हो पाए हैं। उनकी रीब्रांडिंग की एक नई कवायद है, लेकिन मार्च आते आते सिनेरियो बदलने लगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न्यूज में आ चुकी थी। हर किसी ने बात करी इस भारत जोड़ो यात्रा की और ऐसे में सरकार के ऊपर भी भारत जोड़ो यात्रा का दबाव देखा गया। शुरुआत में जहां पे कोई भी भारत जोड़ो यात्रा के विषय में बात नहीं कर रहा था, वहीं मार्च आते आते हर किसी ने भारत जोड़ो यात्रा के विषय में बात करनी शुरू करी। यहीं से नीतीश कुमार को आइडिया आता है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर इकट्ठा हो जाएं तो हम अच्छी टक्कर दे देंगे नरेंद्र मोदी सरकार को। इस बात को लेकर पटना में मीटिंग होती है और 16 दल वहां पर मिलते हैं, जिसके बाद एक आइडिया आता है एक ऐसे गठबंधन का जो विपक्षी पार्टियों का बनाया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर केवल यही नहीं है। विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाना केवल यही बड़ा मुद्दा नहीं है, इनके बीच में सामंजस्य भी इकट्ठा करना, सामंजस्य भी बनाना एक प्रमुख मुद्दा है। अब यहाँ पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो इंडिया गठबंधन के सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं, और अगर इन समस्याओं का सामना नहीं किया गया, इनका हल नहीं निकाला गया, तो 2024 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के लिए वॉकओवर ही शामिल होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। देखिए, जब 23 जून को सभी पार्टियां पटना में इकट्ठा होती हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा था कि हमें मिलकर इस सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो निरंकुश सरकार इस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, अगर उसके खिलाफ हम एकजुट नहीं हुए तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मीटिंग की कवायद शुरू होती है और कहा जाता है कि हम बेंगलोर में मिलेंगे, और मिलेंगे कब? जुलाई के महीने में। ऐसे में जुलाई के महीने में ये सभी पार्टियां बेंगलोर में मिलती हैं और वहां पर एक नाम देते हैं अपने गठबंधन को, और वह नाम था इंडिया। फिर यह डिसाइड करते हैं कि हम मिलेंगे अगस्त में मुंबई में और वहां पे डिसाइड करेंगे संयोजन। लेकिन जब तक ये लोग मुंबई पहुंचते तब तक सभी पार्टियों ने अपने अपने तरफ से अपने अपने नेता का नाम प्रधानमंत्री के पद पर देने की कोशिश करी कि अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे पार्टी का फला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो। इन सभी ने कहा कि हमारा ही नेता प्रधानमंत्री बनेगा, जो यह दर्शा रहा था कि इनके अंदर अभी भी वही दिक्कत है कि गठबंधन तो बन गया, लेकिन इस गठबंधन के सुप्रीम हम ही बनेंगे। तो मुंबई पहुंचते पहुंचते यह समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई थी और ऐसे में इन लोगों को संयोजक चुनना था। संयोजक को लेकर इन लोगों ने बातें शुरू करी, लेकिन संयोजक को डिसाइड नहीं कर पाए। उसकी जगह पे बनाया इन लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी आप ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत में इसमें 13 लोग शामिल थे, लेकिन अचानक से इसे 14 दलों का कर दिया गया। अब यह 14 दल यहाँ पर ऐड हुआ CPIM। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही एक कोऑर्डिनेशन दिखता नहीं है। पहले बात करते हैं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में आखिर कौन कौन शामिल है। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी को यहाँ पर देखें तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो लोग शामिल हैं उनके नाम हैं KC वेणुगोपाल कांग्रेस से, संजय राउत शिवसेना UBT से, शरद पवार NCP से, हेमंत सोरेन JMM से, TR बालू DMK से, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से, लल्लन सिंह JDU से, तेजस्वी यादव RJD से, महबूबा मुफ्ती PDP से, डी राजा CPI से, अभिषेक बनर्जी
टीएमसी से जावेद अली खान, एसपी से राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी से और सीपीआईएम। अब बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि यह कोऑर्डिनेशन कमेटी आखिर काम क्या करेगी। तो कहा गया कि 16 और 17 सितंबर को कोऑर्डिनेशन की कमेटी एक बार बैठेगी और यह चर्चा करेगी कि आने वाले समय में स्ट्रेटजी यहाँ पर हम क्या अपनाएंगे। देखिए, यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि आखिर कोऑर्डिनेशन कमेटी को कौन संचालित करेगा। तो यहाँ पर 3 नाम सामने आए। पहला नाम आया केसी वेणुगोपाल का, दूसरा आया शरद पवार का और तीसरा नाम आया टीआर बालू का, जो कि डीएमके के नेता हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि यह समन्वय कमेटी जब बैठेगी तो क्या डिस्कशन करती है, लेकिन अभी भी इनका संयोजक कौन होगा इसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं करेगी, क्योंकि एक मत यहाँ पर नहीं हुआ। उसके अलावा लोगो लॉन्च करना था, इस लोगो को लेकर भी इन लोगों के अंदर एकजुटता दिखाई नहीं दी। लेकिन थीम को लेकर यह सभी एक साथ एक मंच पर एक साथ बोलते हैं, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, और यह सुनते ही लगता है कि आने वाले समय में ये चुनाव को काफी अच्छे से लड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। जो दूसरी समस्या यहाँ पर आ रही है वह है सीट शेयरिंग की। जी हाँ, अगर आप पूरे चुनाव को सही तरीके से देखेंगे तो भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं। 543 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं, खासकर हिंदी बेल्ट की जो सीटें हैं, जहां पर बीजेपी का प्रभुत्व है। चाहे हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी जगहों पर बीजेपी को 80% के आसपास सीटें मिलती हैं। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो बीजेपी का सिक्का चल रहा है, और ऐसे में विपक्षी पार्टियां अगर यहाँ पर एकजुट होकर नहीं लड़ेंगी तो बीजेपी को हरा पाना संभव नहीं है। लेकिन कई जगहों पर सीट शेयरिंग को लेकर इनमें आपसी कलह ही देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो सीट शेयरिंग की पहली कलह शुरू होगी केरल में, उसके बाद महाराष्ट्र में, ये बात आगे आके यूपी में आएगी, फिर बंगाल और बिहार तक भी पहुंचेगी। इन सब जगहों पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी, बिकॉज यहाँ पर जो गठबंधन होना है वो किस तरीके से काम करेगा, इसको लेकर इन पार्टियों में अभी एक मत या एक राय कायम नहीं हुई है। और जो तीसरा यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा हमें दिखाई देता है, वह तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन सभी पार्टियों में कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इन सभी पार्टियों में सामंजस्य ही नहीं बैठ सकता। जैसे कि बात करें हम केरल की, केरल में 2 पार्टियां ही प्रमुखता से चुनाव लड़ती हैं, जिसमें कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टी है। ऐसे में यहाँ पर यह पार्टियां आपस में कैसे सीट शेयरिंग करेंगी, इसके विषय में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही इंडिया का पार्ट हैं। ऐसे में वहां पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बनाना आसान नहीं होगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर वहां पर बन भी जाएगा, उसके बाद भी वहां पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कैसे काम करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज से 1 साल पहले ये सभी कार्यकर्ता आपस में लड़ाई लड़ रहे थे और अभी ऊपर के लोग मिल चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल क्या मिले हैं, इसके विषय में क्या कहा जाए। अगली दिक्कत आने वाली है बंगाल में। जी हाँ, बंगाल में ममता बनर्जी किसी को भी यहाँ पर मौका देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही हैं। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि टीएमसी जो है वो बंगाल में एक छत्रराज्य कर रही है, ऐसे में उनके पास सारी सीटें होनी चाहिए। तो अगर सारी सीटें ममता बनर्जी को मिल जाएंगी तो फिर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस वहां पर क्या करेगी, तो क्या यह सभी पार्टियां बीजेपी को वहां पर हरा पाएंगी। और अभी पंचायत चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने ममता बनर्जी पे आरोप लगाए थे कि उनके लोगों को पंचायत चुनाव में मारा गया, उसका क्या जवाब होगा, इस पर आगे देखा जाएगा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में पिछले चुनाव में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी और ऐसे में एनडीए ने वहां पे 39 सीटें जीती थी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस साल चुनाव में आरजेडी और जेडीयू एक ही पाले में हैं, तो ऐसे में वो सीट शेयरिंग कैसे करेंगे, इसके विषय में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। ऊपर से लेफ्ट की पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करी थी, उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, और कांग्रेस को किस तरीके से वहाँ सीट दी जाएगी, यह भी एक प्रमुख मुद्दा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक गठबंधन का पार्ट बन रहे हैं। ऐसे में ये आपस में सीट शेयर कैसे करेंगे, इसके विषय में भी इंडिया गठबंधन को सोचना पड़ेगा। लेकिन जो प्रमुख लड़ाई आएगी वो दिल्ली और पंजाब की होगी,
कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पे आम आदमी पार्टी ने जगह ली है कांग्रेस की। ऐसे में जिस कांग्रेस की जगह उन्हें छीनी है, उन्हें वह कैसे फिर से वह स्पेस देंगे कि दोबारा आम आदमी पार्टी को हटाकर कांग्रेस वहां पर सरकार में आ जाए। इन सभी पर इन लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी और यह चर्चा कई बैठकों के साथ ही पूरी होगी। मुंबई मीटिंग के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगली बार हम मिलेंगे कहां पर, दिल्ली में, और दिल्ली में चर्चा करेंगे संयोजक के मुद्दे पर। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, यह एक आशा की किरण तो जगाता ही है और यह लगता है कि अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को कई टक्कर मिलने वाली है और राहुल गांधी का चेहरा धीमे धीमे सर्वमान्य होता जा रहा है। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की